किसी भी स्थान का जो पहचान होती है, लिगेसी होती है, उसके बारे में बात किया गया जीएस 1 में, है ना। तो उस पर मैंने काफी डिटेल में बात किया है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे जीएस पेपर 2 की, जिसमें बेसिकली दिया हुआ है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय और इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर वगैरह है। तो ये बेसिकली 4 टॉपिक है यहां पर, और इन 4 में आपको 2 टॉपिक एक साथ पढ़ने चाहिए, लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस, और बाकी जो 2 टॉपिक है सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, वो बाद में देखेंगे। तो इस वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के सिलेबस पर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप पेपर 1 के पार्ट ए सेक्शन को देखिए, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस, तो ये बात करता है बेसिकली लीगैलिटी की। लाइक अगर आप कहीं पर ऑफिसर बनते हो तो पेपर 1 बात करता है लीगेसी पहचान की, और ये बात करता है लीगैलिटी की, है ना। तो लीगैलिटी का मतलब होता है कि आपको किसी भी स्थान पर जाकर कानून का पालन कराना। आप कानून का पालन तभी करा सकते हो जब आपको खुद पता हो। संविधान अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे बताओगे, कैसे आप उसको जो है अप्लाई करोगे। शासन करने के एक कुछ तरीके होते हैं, आपको कुछ अथॉरिटी दी गई है। जो अथॉरिटी है, लाइक अगर आप डीएम हो तो डीएम की अथॉरिटी होती है ना, वही तो कर, उसी के पास तो पावर है। तो ये सारी चीजें आपको कहां देखने को मिलेंगी, पेपर 2 में। पेपर 2 बात करता है लीगैलिटी की। मैं बार बार इस वर्ड को बोलूंगा, और मैंने पेपर जो फर्स्ट वीडियो मैंने डिस्कशन किया था उस पर भी यही बात बोली थी। पेपर 1 मींस लीगेसी, पेपर 2 मींस लीगैलिटी। तो यहां पर आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए, शासन कैसे करना होता है, क्या प्रक्रिया है, क्या फ्रेमवर्क है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज हम लोग देखेंगे पेपर 2 में। तो हम लोग आज के लेक्चर में केवल बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस, इसके अगले वाले में सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। तो अगर आप देखिए तो इसमें सबसे पहला टॉपिक, आप लक्ष्मीकांत वगैरह भी पढ़ोगे तो यही मिलेगी, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को वैसे तो आपको कोचिंग में पढ़ाया गया होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रिवीजन करिएगा तो आप इसको सबसे बाद में करिएगा, ये अलग तरीके से करिएगा। क्योंकि लक्ष्मीकांत भी आप बुक पढ़ोगे तो उसमें भी आपको मिलेगा ब्रिटिश एरा से जो भी कानून वगैरह हैं वही मिलेंगे, यानी कि वहां तब से जो एक्ट वगैरह पास हुए थे वहीं से आपको मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पढ़ रहे हो भारत का, यानी कि भारत में कैसे राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है उत्पन्न हुई या इवोल्यूशन हुआ, सुधार हुआ, तो हमें शुरू करना चाहिए कहां से, आपका एंशियंट पीरियड से। एंशियंट पीरियड में भी आप जाइए वैदिक काल में, कि क्या वैदिक काल में भी कोई शासन की व्यवस्था थी या नहीं थी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप वहां से पढ़ोगे, क्योंकि पेपर में तो आता है चोल जो है उनके समय का आया है, आपके महाजनपद है उनके समय का आया है, तो हम क्यों आखिर मॉडर्न एरा का ही पढ़ते हैं। मॉडर्न एरा का हम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बुक में लक्ष्मीकांत सबसे कॉमन बुक है, सबसे अच्छी बुक है, लेकिन वो उसमें शुरुआत ही हुई है कहां से, ब्रिटिश एरा से। तो अगर आप पढ़ ही रहे हो तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को अलग से पढ़िएगा, लेकिन इसको जब पढ़िएगा तो इसमें आप शुरू करिएगा वैदिक पीरियड से। लाइक वैदिक पीरियड में अगर आप देखेंगे तो संघ होते थे, समिति होती थी, उसमें जो मोनार्ची थी, जो भी सिस्टम था, आप लोग लेटर वैदिक पीरियड में मोनार्ची सिस्टम आ गया था, जो कुछ भी था आप लोग उसको एक साथ इवोल्यूशन पढ़ रहे हो तो पहले एंशिएंट पीरियड में देखो, उसके बाद लाइक देखिए यहां पे दिया भी हुआ है कि एंशिएंट पीरियड में वैदिक पीरियड, फिर महाजनपद, 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में कौन से रिपब्लिक थे, कौन से नहीं थे, क्या क्या था, वो सारी चीजें आपको एक साथ पढ़ लेनी चाहिए। फिर अब देखिए, अब आप ये आज के समय में पूछना कि कहां से पढ़ें, ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। आपके पास बहुत से साधन है ना, आपको पता है एआई है, इंटरनेट, कुछ भी करिए आप, बट आपको पढ़ना इस तरीके से चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ये मेरा सब्जेक्ट आपको पता है, जो भी लोग मुझे जानते हैं, मैं ये सब पढ़ाता नहीं हूँ, बट मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ खाली, ठीक। तो महाजनपद ये हो गया, 16 महाजनपद। फिर मौर्य एम्पायर, मौर्य काल में अलग तरीके से व्यवस्थाएं थी।
मुगल काल में, है ना, जो भी राजनीतिक व्यवस्था थी वो आपको अलग से देख लेना चाहिए एक साथ। फिर गुप्त काल, फिर उसके बाद मेडिवल इंडिया में आप देखेंगे तो चोल काल था, फिर दिल्ली सल्तनत के समय कैसी शासन व्यवस्था थी, या मुगल एरा में आपको पता है मनसबदारी, जागीरदारी, जो कुछ भी था, जो भी शासन करने की विधि थी, वो आपको एक साथ देखना चाहिए। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं। तो आपको एक लिंक बनेगा कि हम लोगों ने कहां से शुरू किया है और कहां तक हम लोगों को पढ़ना है। फिर आप आएंगे ब्रिटिश इंडिया, ये आपको लक्ष्मीकांत में ही मिल जाता है, लाइक रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1833। ये सब हम लोग दो जगह पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं हिस्ट्री में और एक पढ़ते हैं पॉलिटी में, ठीक है ना। हिस्ट्री में बेसिकली हम लोग पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, और पॉलिटी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रिफॉर्म्स हुए थे या जो भी स्पेसिफिक चीजें हुई थी उस पर बात करते हैं। तो पढ़ते दोनों ही जगह हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1919, 1935, फ्रीडम स्ट्रगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुआ था, यानी कि आईएनसी बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी 1985 में, तब कैसी शासन व्यवस्था थी। फिर उसके बाद लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ था। फिर कैबिनेट मिशन, फिर आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर उसके बाद आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950, ठीक है ना, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो भी आई उसके बाद, और फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, ये सब तो हम लोग देखते ही हैं। अब देखिए मैंने यहां पर आपको कॉमा सिस्टम में बनाया हुआ है, यानी कि आपको एक साथ हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है। टेक्निकली अगर आप सिलेबस को लिख रहे हो, मैं तो चाहूंगा कि आप एक बार सिलेबस को लिख लीजिए, तभी आप उस काम को करते हैं। और अगर आप सिलेबस लिख रहे हो तो पॉइंट वाइज लिखिएगा। इन नंबर 1 पर वैदिक काल, फिर महाजनपद, फिर मौर्य एम्पायर, आप ऐसे करके पॉइंट वाइज लिखिएगा। मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि स्लाइड है, अगर लिखूंगा तो काफी ज्यादा स्लाइड्स हो जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमा सिस्टम में बताया है। बट आपको इन सबको अलग से देखना चाहिए, लाइक वैदिक पीरियड, महाजनपद, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, गुप्त काल वगैरह वगैरह, जो कुछ भी था वो आप ऐसे देख सकते हो। तो ये तो जब हम पढ़ाई करते हैं, तो चूंकि लक्ष्मीकांत में भी पहले दिया हुआ है इसलिए हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं, बट मेरा मानना है जब भी रिवीजन करिएगा तो इसको बाद में करिएगा, क्योंकि जब आप इसको पहले करते हैं तो आप पॉलिटी में जाने के पहले ही काफी जो है अपना माइंड कंज्यूम कर चुके होते हैं, फिर बाद में मन नहीं लगता है, तो इसको बाद में पढ़िए, ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपका पॉलिटी में हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी की, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स होंगे, कुछ विशेषताएं होंगी और उसके कुछ प्रोविजंस होंगे, ठीक। तो अगर हम लोग फीचर्स की बात करें, फिर से वही बात है, मैंने यहां पर कॉमा सिस्टम में बनाया हुआ है, बट आप अगर सिलेबस को लिख रहे हो, और मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप लिख लीजिए, तो आप लिखिएगा पॉइंट वाइज। तो अगर आप यहां पर देखिए तो फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी में अगर आप देखिए तो भारत का जो पॉलिटी है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लोगों ने मल्टीपल सोर्सेस, है ना, कई देश हैं जहां से हम लोगों ने कॉपी किया हुआ है अपने संविधान को, जो भी अच्छी अच्छी बातें थी वो हम लोगों ने अपने यहां अप्लाई किया हुआ है, इसीलिए शायद लंबा भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ के जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल नहीं है, पार्लियामेंट्री है, ये आपको पता है, ये आपको अलग से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फेडरल सिस्टम है ना, स्टेट में वो अलग बात है कि यूनिटरी बायस्ड है, यानी कि हम लोग यूनियन स्ट्रांग है लेकिन है फेडरल बेसिस। तो फेडरल सिस्टम क्या है, फिर आपका देखिए लिखा भी हुआ है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। सॉवरेन, हम लोग संप्रभु देश हैं। सोशलिस्ट, समाजवाद, फिर आपका सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारी चीजें आपको प्रीएम्बल में मिलती हैं, ठीक है ना। प्रीएम्बल अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजों का मतलब पता होना चाहिए। इसकी भी अपनी एक स्ट्रगलिंग, एक हिस्ट्री होगी, एक इवोल्यूशन होगा, वो भी देखना चाहिए। इन सारे टॉपिक्स को आप अलग से देखिएगा, लाइक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। तो प्रीएम्बल में आपको मिलेगा। फिर इसके बाद रूल ऑफ लॉ,
हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। क्या है रूल ऑफ लॉ? बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल यूपीएससी क्वेश्चन रूल ऑफ लॉ से मतलब पूछती ही है। तो अब वो अलग बात है कि इधर बीच थोड़ा चेंज हुआ होगा, बट आप देखिएगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूल ऑफ लॉ भी। फिर आपका आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी के बारे में। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह वगैरह। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक, सिटीजनशिप का मतलब नागरिकता, एकल नागरिकता। तो इस पर इस समय अगर आप न्यूज़ भी देखे होंगे तो पासपोर्ट आपका सिटीजनशिप बताता है या नहीं, ठीक है ना, ये सब भी इसी के तहत आता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये आपके वोटिंग जो आपका राइट है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर है। फंडामेंटल राइट्स, आपको पता है फंडामेंटल राइट्स क्या है, आप लोगों में से कई लोग जानते भी होंगे, है ना, 12 से 35 के बीच में जो है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डीपीएसपी है आपका। उसके बाद फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये सब आपको वैसे तो टेक्निकली लक्ष्मीकांत पे मिल ही जाएगा, बट आपको या तो कोचिंग में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं कहीं से भी, लेकिन बुक से पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत से आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर बात आती है इमरजेंसी प्रोविजंस की, ठीक, दोस्त तीन जितने भी हैं 352, 356 जो भी है आप उसको देखिएगा। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना। फिर अमेंडमेंट प्रोसीजर, कहने का मतलब है यहां पर तो बात किया गया है फीचर। अगर आपसे कोई रैंडम ही पूछ ले कि हमारे संविधान की विशेषताओं को बताइए, तो आपको अगर ये सारे पॉइंट्स पता है, लाइक अगर कहीं क्वेश्चन रैंडम भी आ जाता है और आपको ये सिर्फ पॉइंट्स भी पता है तो भी आप लिख लोगे। तो कहने का मतलब है कि ये अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिए, तो पहली बात तो ये होती है कि आपको पता होता है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने क्या क्या नहीं पढ़ा है। दूसरा, आप जब सिलेबस को कवर किए रहते हो, सिलेबस के बारे में आपको पॉइंट वाइज पता होता है, तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी आंसर को लिख सकते हो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इंटीग्रेटिव तरीके से आएगा। कोई एक स्पेसिफिक चीजों पर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप इंटीग्रेट करके ही लिखोगे, तभी आपको नंबर मिलता है मेंस में। या प्री का भी अगर आप बात करिए तो भी आप इन सब पर अगर क्वेश्चंस लगा लीजिए तो कितना आसान हो जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सारी प्रॉब्लम कहां है हम लोगों की, हम लोग सिलेबस नहीं देखते हैं और बस रैंडम बुक है, टीचर है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है पढ़ते रहते हैं। बट आपको अपना दिमाग लगाना है। मैं बार बार कहता हूं, एग्जाम जिसका भी निकलता है, नो डाउट कोचिंग वो करेगा, बट सबका तो नहीं निकलता है, कोचिंग तो सब करते हैं, निकलता तो हार्डली 1 या 2 लोगों का है किसी कोचिंग से। तो ऐसा क्यों है? उसकी खुद की जो क्वालिटी होगी वो उसके कारण निकल रहा है, वरना जो भी टीचर होगा वो बताएगा तो सबको, और अंत में बदनाम होती है कोचिंग। तो खैर वो एक अलग मैटर है, उस पर मैं जाना भी नहीं चाहूंगा। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, है ना, क्योंकि ये भी एक मार्केट है। कोचिंग क्या है? कोचिंग एक मार्केट है, तो कुछ गलत नहीं है, मार्केट है, इकोनॉमी है, तो हर कोई जो है अब हम लोग कहते हैं कि कोचिंग जो है सिस्टम खराब है, कोचिंग में ये हो रहा है, कोचिंग में भ्रामक प्रचार होता है वगैरह वगैरह। तो केसर, है ना, जो सॉरी केसर नहीं, जिसका एड अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ कर रहे हैं, तो जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, केसर होती है क्या उसमें? नहीं होती है ना, तो उनको क्यों कुछ नहीं कह रहा है? तो कहने का मतलब है कि एडवर्टीजमेंट जब भी होगा तो वो एग्जैलरेट किया जाएगा, वो उस चीज को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाएगा, जो कि होता नहीं है। तो रियलिटी जो है वो आप खुद से डिसाइड करते हो। मैं मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? किसी की फैन फॉलोइंग होना। यानी अगर आप किसी के फैन बन गए, किसी के आप फैन हैं, बस यही पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जब आप फैन हो जाते हो तो आप उसकी सही और गलत की पहचान करना बंद कर देते हैं। अगर आप शाहरुख खान को या अजय देवगन को या किसी को भी फॉलो करते हैं या किसी भी टीचर को भी करते हो, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि आप सही और गलत यानी तार्किक रूप से आप अलग नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि जो वो व्यक्ति कह रहा है वही सही है,
जबकि ऐसा है नहीं। हर कोई इंसान है, हर किसी की अपनी एक सेल्फ इंटरेस्ट है, हर कोई अपनी चीज के लिए काम कर रहा है। बट आप उसके फैन हो गए हो तो आपको लग रहा है कि वो जो कर रहा है वही सही है, जबकि वो अपने लिए अच्छा कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो तार्किक बनिए। मैं अगर ये सब चीज बता रहा हूं कि पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, तो ये मेरा बेसिस हो सकता है ना। आपको इसको तार्किक रूप से इस चीज को देखना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। तो ये काम आपका है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोचिंग या कोई भी चीज आप अपने माइंड से करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वही सही है। पहले तो इस बात को मानकर चला करिए कि जो आप कर रहे हैं, जैसे भी कल ही किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर मैं ये कर रहा हूं सही है या नहीं, तो मैं मतलब ठीक है मैंने बता दिया, बट मेरे मन में सिर्फ इतनी ही बात आई कि इस व्यक्ति को या इस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, खुद से पूछ, मतलब अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है। क्योंकि मैं एक बात और बता दूं, आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आपने उस काम को पूरा कर लिया तो ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो सारा गेम कहाँ है, किसी भी काम को कंप्लीट करना। तो मैं अगर सिलेबस बता रहा हूं तो मुझे पेपर 3, 4 तक बताना चाहिए, ये नहीं कि पेपर 1 बताकर छोड़ दूं। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो खैर यहां पर फीचर्स पर बात किया गया है, आप लोग उसको देखिएगा, पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। इसके बाद मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं, ये आपको कहां मिलेंगे, नियम कानून कहां मिलेगा। तो नियम कानून मिलता है आपको प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में। देखिएगा उसमें 8 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो अलग ही विचारधारा है जो उसमें दिया हुआ है, विचारधारा है, सेकुलर, सोशलिज्म, है ना, सोशलिस्ट, ये सारी विचारधारा है। हमारे देश की वैल्यूज क्या है, यानी कि उस व्यक्ति का, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो बिहेवियर कैसा है, वैल्यूज कैसी हैं, तो आप मुझे कैरेक्टराइज करोगे। वैसे ही अगर आप देश को अपने सामने रखिए तो भारत का मैप बनाइए। और देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैप बनाकर आप करेंगे तो आपको पढ़ते समय कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने मैप बनाया और फिर प्रीएम्बल लिखा और उसका लिखा 8 इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो भी हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, है ना, सॉवरेन दिया हुआ है, उसको आप देखिएगा तो वो सारी चीजें आप फिर देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये भारत की वैल्यू है, ये भारत का बिहेवियर है, भारत का ये आपका कैरेक्टर है। तो आप लोग इस चीज को इस तरीके से देखिएगा। और ये सारी चीजें होती हैं एक बार पढ़ने के बाद। पहली बार में आप कहीं पर भी पढ़िए, कोचिंग में पढ़िए, खुद से पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप 20 से 25% ही ग्रैब करते हो, उसके बाद फिर सेकेंड टाइम में वो इंक्रीज होता है। तो खैर पहले में है प्रीएम्बल, फिर है सिटीजनशिप, है ना, और भी है आपका जो है पार्ट 1 भी है, फिर पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब प्रोविजंस है। ये आपको 1 बाय 1 याद होना चाहिए। और मेनली आप इसको याद किए भी होंगे कि सबसे बड़ा सेक्शन भी यही है, और बुक में भी आप इसी पर फोकस करते हो, जब भी बुक पढ़ते हो, और कोचिंग में भी पढ़ोगे तो इसी पर फोकस करोगे। तो इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है। अब देखिए मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये बात आप खुद से जज कर सकते हो। आप कुछ नहीं, पिछले 10 साल का पेपर देख लीजिए, पेपर एनालिसिस करिए। पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात है, पेपर का एनालिसिस करना अलग बात है। पीवाईक्यूज का, लाइक अगर पीवाईक्यू में आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको सेक्शन वाइज देखना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा इस हम लोग क्या करते हैं, या बुक में भी यही होता है कि पॉलिटी से इतने क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से इतने आए थे, ज्योग्राफी से इतने आए थे। नहीं, आपको ये देखना है कि पॉलिटी से जो क्वेश्चंस आए थे वो किस सेक्शन से आए थे, या किस सेक्शन से आया था तो किस डेप्थ के साथ आया था। तो मैं अगर देखूं तो डीपीएसपी से क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग आप कर ही लेते हो क्योंकि वो लिखा हुआ जो है वही है। तो कहने का मतलब क्या है कि एनालिसिस करना होता है। खैर उस पर भी मैं आऊंगा, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करते हैं। मैं बेसिकली एक सीरीज इस पर सिर्फ यही मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि जो भी हम लोगों की या मेरे समय में या आपको जो भी प्रॉब्लम, जो डाउट्स होते हैं, मैं उसको ही दूर करने की कोशिश कर रहा हूं इस पूरे सीरीज में। तो खैर प्रोविजन में अब देखेंगे प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, फिर आपका ये पार्लियामेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये कॉमा के बाद ये अलग पॉइंट है ना,
मैंने एक साथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि काफी ज्यादा स्लाइड्स हो जाएंगी, इसलिए मैंने एक साथ हॉरिजॉन्टल लिख दिया इसको। फिर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स, फिर इमरजेंसी प्रोविजन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, ऑफिस लैंग्वेज, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे दिए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, पॉलिटी से आप अगर कोई स्टेट पीसेस दे रहे हो तो अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अगर 18 से 16 कर दिए, मतलब अगर कम क्वेश्चन किया आपने, तो क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिलेक्ट होता है वो सारे कर ले, वो पॉलिटी का बहुत उसका स्ट्रांग होता है वो पॉलिटी का। तो जो जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है वो 20 में से 20 या 20 में से 18 करेगा। तो आपको जो पेपर 2 में पॉलिटी या गवर्नेंस है, पॉलिटी मेनली, ये बहुत ही ऐसा सेक्शन है जो आपको हर हाल में सही करना है अगर सिलेक्ट होना है तो, ये मेरा मानना है। तो खैर ये सारा आपका है मेजर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में आपका ये जो प्रोविजंस है उस पर बात है ये। इसके बाद फिर आपका आएगा, इसको पढ़ लिया आपने, फिर आप देखेंगे कि अमेंडमेंट कैसे होता है ना। हालांकि वो जब आप आर्टिकल्स पढ़ रहे होगे तो वहां पर बात आएगी, बट इसको अलग से भी देखना चाहिए क्योंकि ये एक काफी विवादित है और हमेशा ही जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना उस पर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हुए, अमेंडमेंट होने के बाद उस पर विवाद हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर पर जो है कहीं ना कहीं जो है चोट किया जा रहा है। कई इस पर आप पढ़ोगे तो गूगल वगैरह करोगे तो आपको काफी स्टोरीज मिलेंगी इस पर, और इसी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी आपको देखने को मिलती है। केशवानंदा भारती जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक था इनका जो स्टेट ऑफ केरला के साथ था, तो इसको भी आपको अलग से देखना चाहिए। खैर हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कुछ प्रोसेस होगा, लाइक कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है तो कहाँ है, आर्टिकल 368 में है। तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कितने प्रकार का होता है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए है ना पार्लियामेंट में, या स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जैसे अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था जो गिर गया था, क्यों गिरा था, क्योंकि जो है स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 चाहिए, मेजॉरिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास। फिर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस अगर कहीं स्टेट का भी रोल आता है तो वो भी जरूरी है, तो स्टेट रेटिफिकेशन जरूरी है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस है, लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, वीटो पावर क्या होती है, वो सारी चीजों आपको एक प्रोसेस के तहत समझ में आ जाएगी। फिर रोल ऑफ पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट का क्या रोल है इसमें। फिर रोल ऑफ स्टेट क्या है, वही बात है ना कि जिसमें भी स्टेट एक इंपॉर्टेंट पार्टी होगी वहां पर स्टेट से भी पूछा जाएगा। जैसे कि जीएसटी पर कोई काम होगा तो जीएसटी पर कुछ भी होगा तो स्टेट से भी उसको रेटिफिकेशन कराना होगा। फिर रोल ऑफ द प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, वही बात जो मैंने आपसे बताई। लिमिटेशंस क्या है अमेंडमेंट के, जैसे आप ऐसा कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर पर आप चोट नहीं कर सकते हो। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो मीनिंग एंड इवोल्यूशन, ये अलग से पढ़ना चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे और क्वेश्चन आता है इससे। बेसिक स्ट्रक्चर में मीनिंग एंड इवोल्यूशन, केशवानंदा भारती स्टेट का जो ये था मैटर। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है बेसिक स्ट्रक्चर्स के, कौन कौन से हैं, तो अगर आप देखोगे तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू कि कोई भी कानून बनेगा तो वो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है उसका। फिर फेडरलिज्म, सेंटर और स्टेट के बीच में जो यूनिटरी बायस है और सेंटर स्टेट के बीच में जो भी पावर जो डिवीजन है वो उस पर बात है। फिर सेकुलरिज्म, फिर सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो भी रहे हैं इस पर, सिग्निफिकेंस उसका क्या है और कंटेम्प्रेरी क्या रिलेवेंस है। कहने का मतलब है कि आपको इसको अलग से बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर आप कहेगा फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, तो इस पर बात हम लोग कर ही चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अगर आप देखेंगे तो यूनियन में कुछ लिस्ट दी होगी, स्टेट में कुछ लिस्ट दी होगी, कंकरेंट लिस्ट में दिया हुआ है।
तो कौन कौन से हैं, लाइक अगर डिफेंस की बात किया जाए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई भी हाथ नहीं है। तो 97 सब्जेक्ट्स हैं ऐसे, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी वगैरह वगैरह, जो सेंटर के पास है, सेंटर होल सोल उसकी अथॉरिटी रखती है। फिर स्टेट लिस्ट 66 है, लाइक फॉरेस्ट तो खैर कंकरेंट में है, लाइक लैंड, तो लैंड किस पर है, पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, ये सब के सब आपको स्टेट लिस्ट में मिलेंगे। तो ये भी आपको पता होने चाहिए, इनफैक्ट एक बार रीड तो कर ही लेना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस में है। फिर उसके बाद कुछ हैं जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, जैसे कि 47 एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज वगैरह वगैरह। फिर रेसिड्यूरी पावर जो है वो यूनियन के पास होती है, किस आर्टिकल के तहत होती है, ये सारी चीजें आपको आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको दिखी जाएगी। लेकिन आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद भी इन टॉपिक्स पर अलग से फोकस कर लेना चाहिए, मैं यही बात बोल रहा हूं। फिर उसके बाद आपको पता है कि अगर डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात किया जाए तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना, विकेंद्रीकरण होना, यानी कि लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं शहरों में, और पंचायत होती है जो है आपकी आपके गांव में। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें रिजर्वेशन किसको किसको मिलता है, जो आपको जो भी 1/3 वुमेन्स के लिए है या SC ST के लिए, ये सारी चीज आपको मिल जाएगी अगर आप 18 प्रोविजंस पढ़ोगे और 29 पढ़ोगे पंचायत का और 18 पढ़ोगे आपके अर्बन बॉडीज का। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद फिर सेपरेशन ऑफ पावर, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से पढ़ना है। एक बार पढ़ लिया उसके बाद इस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे फीचर है ना, हमारी विशेषता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। रूल्स एंड पावर्स ऑफ ईच ब्रांच, रूल क्या है और उसकी क्या पावर है, लाइक लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट है उसमें उसकी कितनी ताकत है, सेपरेशन है, हमारे यहां पावर की सेपरेशन किया गया हुआ है, ठीक है ना। फिर एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, इट इंप्लीमेंट्स द पॉलिसी एंड एडमिनिस्टर्स गवर्नेंस, यानी कि पार्लियामेंट कानून बनाएगा और उसका पालन करेगा एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, तो सेपरेशन ऑफ पावर है। फिर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसको इंटरप्रेट करता है, तो ये भी एक अलग से है। तो सेपरेशन ऑफ पावर में आपको इन सारी चीजों को अलग से देखना चाहिए। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, फिर ये सारी चीजें आपको न्यूज वगैरह पढ़ते हो तो मिलती है। और आपको मैं बताऊं, ये सारी चीज तो आप पढ़ ही रहे हो, मैं आपको बताऊं ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डेली डेली कहीं ना कहीं से करंट अफेयर्स मिल जाएगा इस टॉपिक पर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे और गवर्नेंस सिस्टम पढ़ोगे तो ये भी एक बात है कि आप लोग इसको पढ़िए और उसके बाद तुरंत देख लीजिए कि इस समय क्या चल रहा है इस मैटर पे। कोई जैसे भी मैंने बोला ना कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पर बात हो रही है, अभी कल ही पासपोर्ट सिंगल सिटीजनशिप, इस पर एक डिबेट हो रही है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फिर कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस और फ्रांस में कैसा है, या जर्मनी में कैसा है, या साउथ अफ्रीका में कैसा है, हम लोगों ने कहां से क्या लिया है, उसको आप अलग से पढ़ लो। फिर उसके बाद आप देखेंगे भारत में कुछ यूनिक चीजें हैं जो किसी देश में नहीं है, भारत में ही है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, यूनिटरी बायस वगैरह वगैरह। फिर ये सारी चीजों को आपको देख लेना चाहिए, और मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि हर चीज को आप अलग से लिख लीजिएगा, तब आप उस टॉपिक पर फोकस कर पाओगे। तो फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं, अलॉन्ग साइड नॉन जस्टिसेबल DPSPs, नॉन जस्टिसेबल मतलब कुछ ऐसी DPSP है जो अगर लागू नहीं भी हो तो कोई सुप्रीम कोर्ट उसे लागू नहीं करवा सकती, यानी उसका कोई मैंडेटरी नहीं है। तो नॉन जस्टिसेबल क्या है, कैसे क्या होती है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिंगल सिटीजनशिप क्या है, फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी, वही बात है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपका लोअर कोर्ट, ये सारी चीज ये हमारे यहाँ की एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है, यूनिक है, तो उसको भी अलग से देख लीजिएगा। इसके बाद फिर आता है आपका पार्लियामेंट्री एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। इसमें देखेंगे आप तो वही बात है, बाई कैमरल पार्लियामेंट है, हिस्ट्री वगैरह पढ़े होगे तो इसके बारे में आप जान भी रहे होंगे, 1921 में 35 में कुछ ऐसा ही कुछ हो रहा था उस समय भी। तो एक तो 1935 का जो एक्ट है आपका, बहुत सी चीजें तुम लोगों ने उसी से लिया हुआ है, तो वो भी आप जब भी पढ़िएगा हिस्ट्री तो 1935 को बहुत ही एक तरह से डिटेल में पढ़िएगा, तो आपको आगे चलकर आसान हो जाएगा जब आप अपनी पॉलिटी पढ़ रहे होगे तो।
तो ये सारी चीजें तो है ही आपकी। और फिर आपका राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उसमें कितनी मेंबर्स होते हैं, अब तो इसमें चेंज भी होने वाला है जहां तक है। फिर मनी बिल क्या है, ये सब चीजें तो वैसे आप पढ़ चुके होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपने किसी टीचर से पढ़ा है तो वो पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ा है तो पॉलिटी पढ़ा है तो ये सारी चीजें आप जान रहे होगे। बट इन सब पर अलग से फोकस करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि एक बार पढ़ लिया, अब आप उसको अलग से आप उसको निकाल लीजिए उसमें से, और उसके बाद आप इसमें देखिए कि क्या कौन सी चीज क्या कह रही है। तो बाई कैमरल पार्लियामेंट क्या होती है, किसकी क्या लोअर हाउस है, अपर हाउस है, ये मनी बिल क्या होता है ना, जैसे कि ओरिजिनेट किया जाता है लोकसभा में ही। तो ये सारी पावर्स होती हैं, ये आपको अलग से देख लेना चाहिए था कि राज्यसभा और लोकसभा अपने अपने कौन कौन से राइट्स हैं, आपको ये अलग से देखना चाहिए। फिर स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल कहीं कहीं पर विधान परिषद है, कहीं कहीं पर केवल एक यूनिकैमरल है, विधान सभा ही है। तो किन किन स्टेट्स में यही क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस वगैरह में कि किन राज्य में जो है बाई कैमरल है निम्न में से। तो 6 में है, जैसे कि यूपी में, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहां है। बाकी स्टेट्स में केवल केवल एक विधानसभा ही है। फिर उसके बाद आप इसमें देखेंगे पावर क्या है, प्रिविलेज क्या है, कोरम रिक्वायरमेंट्स क्या है ना, ये सब चीजों को आपको अलग से देखना चाहिए। इसके बाद फिर आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय जो चल रहा है ना, कुछ पार्टीज ब्रेक हो रही हैं, दूसरी पार्टी में मेंबर्स जा रहे हैं, तो वो लीगल तरीके से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ के का जो है कहीं ना कहीं जो है उस कानून का पालन ना कर रहे हों। तो ये सारी चीजों को आपको देखना चाहिए। 10 शेड्यूल में दिया हुआ है, शेड्यूल एक अलग है, 10 शेड्यूल है ना, सॉरी 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल आपको पता ही होने चाहिए, याद होने चाहिए। शेड्यूल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। यूपी पीसीएस तो यही पूछ लेता है, यानी स्टेट पीसीएस जो भी है। फिर आपको ये एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह आपने देख लिया, उसके चैलेंजेस देख लिए, ये अलग से देखना चाहिए, मैं आपको यही बता रहा हूं खाली। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव लाइक आपको पता ही है, पहले ही पता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट हेड होता है एग्जीक्यूटिव का। फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव देखेंगे तो गवर्नर हेड होता है। तो इसको अलग से पढ़िए, इसको अलग से पढ़िए, है ना। पढ़ लिया एक बार पॉलिटी में कितने आर्टिकल्स हैं, जितने आर्टिकल्स हैं वो पढ़ लिया, उसके बाद फिर अलग से पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन भी हो रहा है और अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं आपको। ये करना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है, सब लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। इसके बाद फिर आती है बात जुडिशरी। जुडिशरी में आप देखेंगे तो है ना, हायरार्की है। अब ये भी अलग से देखना चाहिए कि किस आर्टिकल तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रही है, हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही है, कितने रिट्स वगैरह दिए हुए हैं, कौन से रिट्स जो है किस सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, कौन सा रिट जो है एप्लीकेबल होता है। ये सारी चीज आपको याद करनी पड़ेगी, और वो आप जब अलग से पढ़ते हो तो और अच्छे से याद होती है। फिर उसके बाद कुछ रिफॉर्म हुए, है ना, ये भी देख लीजिएगा। इस समय बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हो रहा है जुडिशियल सिस्टम में, तो जिस भी तरह के रिफॉर्म्स हैं उसको भी आपको देख लेना चाहिए। फिर आपके जज की जो शॉर्टेज है, अब ये कि ये सब करने के बाद मेंस की भी प्रिपरेशन हो रही है, ऐसा नहीं है कि केवल ये प्री की तैयारी है, ये मेंस की है। और इसके बाद आपको प्री बहुत आसान लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब आप मेंस की तैयारी कर लेते हो तो प्री आसान होता है, खाली प्री की करोगे तो प्री टफ लगेगा, क्योंकि वो फिर रैंडम चीजें है ना, रैंडम है वो। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो प्री को लाने का जो सिस्टम था वो भी यही रहा होगा कि कैसे भी करके केवल उन लोगों का मेंस लिया जाए जो पढ़ाई किए हो। क्यों? क्योंकि इसमें तो चेक करनी है कॉपी। अगर 5 लाख लोगों को सपोज करिए, या अगर देखिए तो एग्जाम, अगर 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, अगर सीधे मेंस का ही एग्जाम हो तो 5 लाख कॉपी चेक करनी होगी। तो उनको अलग करने का तरीका क्या है? उनको अलग करने का तरीका सिर्फ इतना है कि सिर्फ उन्हीं लोगों का मेंस का एग्जाम लिया जाए जो पढ़ाई किए हों। जो नहीं पढ़ाई किया होगा वो इसका एग्जाम लेने का क्या ही फायदा है। तो अब कॉपी तो सबकी चेक करनी पड़ेगी, मेंस की अगर प्री हो ही नहीं। तो प्री का मतलब ही होता है केवल और केवल फिल्टर आउट करना जो नहीं पढ़ाई किए हैं, है ना।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिलेबस कंप्लीट करना है, पढ़ाई करनी है पहले तो प्रोसेस से चलिए। प्रोसेस, हम लोगों की प्रॉब्लम यही है, हम लोग प्री की तैयारी करते हैं कि मेंस में बैठने को मिले, जबकि मैं कह रहा हूं कि अगर आप, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे यूपीएससी में चेंजेस आए, क्योंकि उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है, मैं उसको पढ़ूंगा फिर मैं बताऊंगा आपको। तो प्री के लाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि चूंकि अब लोग ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, इतने लोगों की मेंस की कॉपी नहीं चेक कर की जा सकती है, इसलिए पहले तो उन लोगों को हटाया जाए जिन्होंने पढ़ाई की ही नहीं है। तो मेंस की कॉपी कम चेक हो, जल्दी रिजल्ट आए, उसके लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, प्री एग्जाम लेते हैं, यानी कि यूपीएससी का कहना यही है। तो अगर आप मेंस की तैयारी किए ही नहीं हो तो प्री कैसे निकलेगा, है ना? क्योंकि एग्जाम, यूपीएससी भी यही कह रही है कि पढ़े हैं आप मेंस की नहीं, तभी आपको एग्जाम देने को दिया जाए। सिंपल सा है ये लॉजिक। तो ये कोलिजन सिस्टम वगैरह क्या है, ये पढ़ा आपको जानना चाहिए, है ना? क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जो कुछ भी है आप इसको पढ़िएगा, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, होपफुली आपको ये सब दिख रहा होगा। फिर इसके बाद ये जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हुए उसको देखिएगा। एनजीएसी क्या है, लाइक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या है, इसको आप लोग एक बार रीड करिएगा, और रीड करने के बाद एक एक टॉपिक पर फोकस करिएगा। फिर क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है ना? नीति आयोग वगैरह, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। क्वेश्चन ये स्टेट पीसेस का आप एग्जाम दोगे तो वहां तो सीधे ही आपको दिख जाएगा कि नीति आयोग क्या है ना? इट वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, ये सारी बातें क्वेश्चन ही पूछी जाती है। तो अगर आप सिलेबस भी पढ़े होगे तो भी आप 2-4 क्वेश्चन कर सकते हो। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन से संबंधित है ये, तो इसको भी आपको अलग से देख लेना चाहिए कि कब कब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं, आगे क्या होने की जरूरत है, क्या अपोजिशन पार्टी में जिसको लेकर अविश्वास है वो क्यों है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो खैर आरपी एक्ट, फिर उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह वगैरह, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 1950 में आया था, उसमें कई बार अमेंडमेंट होते रहते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपका आता है गवर्नेंस, है ना? और पब्लिक पॉलिसी। गवर्नेंस का क्या सिस्टम है, ये तो मैंने आपको बताया अभी, नियम और कानून, भारत में कौन से नियम और कानून हैं, ठीक है ना? तो वो तो बात रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन जब बात आप करते हो गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस की बात होती है तो ये एक प्रक्रिया है, शासन, यानी आपको जो पढ़ना है वो है प्रक्रिया पढ़नी है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिस माध्यम से गवर्नेंस होता है। फिर मैकेनिज्म क्या है, थ्रू विच डिसीजंस आर मेड एंड इंप्लीमेंट्स इन सोसाइटी। वही बात है कि अब आपको क्या करना है, आपको शासन करना है, आपको अपने आप को एक ऑफिसर समझना चाहिए, और उसके बाद आपको कैसे शासन करना है ये बात पता होनी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स उसके लिए हैं। अगर आप भारत में पब्लिक पॉलिसी की बात करिए तो ये भी आप पब्लिक एड में अगर ऑप्शनल पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। अदरवाइज पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब है, इट इनकम्पासेस द फ्रेमवर्क्स डिजाइन्ड बाय गवर्नमेंट टू एड्रेस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस, यानी कि ऐसी पॉलिसी बनाना, पब्लिक पॉलिसी बनाना जिससे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल चैलेंजेस जो है वो क्या किए जा सके, उसको दूर किया जा सके। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी टॉपिक आप देखेंगे तो उसमें 4 आपको डायमेंशन में सोचना चाहिए, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी इशू पर। एक सोशल, एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिकल, और चौथा इन्वायरमेंट। चौथा है इन्वायरमेंट, यानी कि कोई भी इशू है तो उस पर आपको इन्वायरमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या किसी भी कोई भी इशू हो रहा है तो कहीं से इन्वायरमेंट को तो नहीं नुकसान हो रहा है, ठीक है? तो ये सब आपको एक साथ इंटीग्रेट करना होगा। तो मुझे पता है थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो रही है, बट
ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आप सही रास्ते पर हैं। क्यों? क्योंकि ये अप्रोच है, कम से कम अप्रोच तो पता होगा, और आप यहाँ तक हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। नहीं तो पता नहीं कितने लोग होंगे जिन्होंने ये स्टार्ट किया होगा और पहले ही ख़त्म कर दिया होगा 2 ही 4 मिनट में, और उन्होंने तुरंत अपने माइंड में ये बात, पहले तो मुझे जज किया होगा कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, और उसके बाद अगर ये देखा कि मैं सही बता रहा हूँ तो उन्होंने क्या किया होगा कि हाँ, बाद में देख लेंगे, अभी टाइम नहीं है। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। फिर स्कोप क्या है, कैसे डिज़ाइन किया जाती है पब्लिक पॉलिसीज़, यानी कि डिज़ाइन करना, फिर इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना, फिर उसके बाद उसमें इवैल्यूएट करना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर किया जाए। कोई भी पॉलिसी बनती है, तो कोई भी पॉलिसी जब भी बनती है तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो पॉलिसी बनी और वो अच्छी ही होगी, कुछ ना कुछ खामियां होंगी। वो समझ में आती है प्रैक्टिकली जब वो अप्लाई किया जाता है। जब कोई भी पॉलिसी अप्लाई किया जाता है, मान लीजिए स्वच्छ भारत मिशन आया, तो उससे संबंधित जो भी फ्रेमवर्क बना वो अप्लाई किया गया, बट फिर उसमें खामियां देखी गई कि क्या क्या कमियां हैं, वो दूर किया जाता है। तो ये बेसिकली 4 प्रोसेस है। एक, डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मॉनिटर करना, और उसके बाद फिर इवैल्यूएट करना। ठीक है ना, कि कहां कहां कमी है, क्या क्या दूरी, इसमें हमें इन कमियों को दूर करना है। गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स क्या है? ठीक, ये आपका ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, और पार्टिसिपेशन की, है ना, सुशासन। शासन कैसा होना चाहिए? सुशासन होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे जिससे कि हम कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस हो रही है? फिर पॉलिसी की साइकिल है, ठीक है ना, जो साइकिल है आपकी, यानी कि एजेंडा, फिर सेटिंग होना, फिर फॉर्मुलेशन, फिर एडॉप्शन, फिर आपका इंप्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन। ये सब आपको खुद से पढ़ना होगा। अगर आप, फिर वही बात है, कोचिंग मतलब आप, प्रॉब्लम यही है ना, हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। हम लोग कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हैं, और ये कोचिंग भी करती है कि मेरे यहाँ से एग्जाम निकला, तो आप भी सोचते हो कि मैं आऊँगा और मुझे पिला दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बताया जा सकता है, सारी चीज़ें नहीं पिलाई जा सकती हैं, खुद से करनी होंगी। मदद किया जा सकता है, फैसिलिटेटर है। लाइक अगर आप देखिए तो हम लोग, या कोचिंग, जो भी कोचिंग है, वो फैसिलिटेटर है, प्रोवाइडर नहीं है। प्रोवाइडर कोई भी नहीं होता है। आपको कोई भी चीज, आप अगर अपनी लाइफ को भी देखिए तो हमारे माँ बाप, भाई बहन, या जो भी है, वो फैसिलिटेटर हो सकते हैं, प्रोवाइडर नहीं हो सकता है कोई। प्रोवाइडर का मतलब आपको करना खुद से है, लोग आपकी मदद कर सकते हैं, करेगा करेगा कोई नहीं, करेंगे आप खुद। तो फैसिलिटेटर है। गवर्नमेंट भी क्या है? फैसिलिटेटर है, प्रोवाइडर नहीं है। जब तक हम लोग, देखिए समझिएगा, जो जितना भी इकोनॉमिकली वीक है उतना ही सरकार पर निर्भर है। जो भी रिच क्लास है उसको कोई फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट से सब्सिडी आई कि नहीं आई, है ना, सिलेंडर की सब्सिडी आ भी रही है कि नहीं आ रही है, नहीं पता होता है कई लोगों को। कुछ लोग उसको बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि वो उस पर डिपेंड करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपको सरकार की जो भी मदद है, वेलफेयर स्कीम से बाहर आना है। प्रॉब्लम यही है, हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के माइंड में, यानी कि जो भी इकोनॉमिकली वीक क्लास है, उसके माइंड में सिर्फ एक बात होती है कि कैसे हमें सरकार से ज्यादा मदद मिले। नहीं, हमारे माइंड में होना चाहिए, सबके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, कैसे हम इंडिपेंडेंट हों, हम अपने माँ बाप से कैसे आजाद हों। अब आजाद होने का मतलब इमोशनली आजाद नहीं, मतलब इमोशनली इंडिपेंडेंट होना नहीं, मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना। तो ये होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। हम लोग सरकार पर ही निर्भर है कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब आपको करना है। फैसिलिटेटर है, सारे लोग फैसिलिटेटर हो सकते हैं, बट प्रोवाइडर कोई भी नहीं है। ठीक, तो ये सारी बातें आपको पता होंगी तो सही रहता है। ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए किसी से भी, खुद से करना है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है इफेक्टिव गवर्नेंस की, है ना,
फॉर इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीजों को आपको पढ़ना चाहिए गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस सिस्टम में। इसके बाद फिर बात आती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन कौन सी हैं। मैंने आपको बताया अभी मनरेगा, अब तो मनरेगा है नहीं है, तो अब ये चेंज हो गई है। तो देखिएगा अब ये आपको क्या करना चाहिए कि जितनी भी स्कीम्स हैं भारत सरकार की, जितनी भी योजनाएं हैं, वो अलग से आपको मिल भी जाएगी, मैगजीन वगैरह मिल जाएगी, उस मैगजीन को पढ़ लीजिए। तो उस मैगजीन में जितनी भी स्कीम्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि उसमें क्या प्रोविजन है ना। जैसे कि अगर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन, या आप बात करिए तो आपका आयुष्मान भारत, ठीक है ना। अब जैसे यूपीपीएससी का मुझे आज भी याद है क्वेश्चन था, जैसे ये है ना 5 लाख पर फैमिली लिखा हुआ है, बट वहां पर एक स्टेटमेंट चेंज कर दिया था, जो भी क्वेश्चन आया था 5 लाख पर पर्सन पूछ लिया, और गलत हो गया क्योंकि 5 लाख पर फैमिली है, बट लोगों ने 5 लाख पढ़ा और ऑप्शन पे कहा हाँ सही है, बट आगे नहीं पढ़ा। आगे क्या था, पर पर्सन लिखा था, जबकि है पर फैमिली, प्रति परिवार 5 लाख रुपए मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको जब पढ़े होंगे स्कीम्स योजनाएं तभी हो पाएगा। तो स्कीम्स क्या है, फिर कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, होता है, होना चाहिए, ये मेंस का टॉपिक है कि कहां कहां पर लीकेज है, करप्शन कहां पर है, पुअर्स जो भी है इकोनॉमिकली वीक उन तक मदद पहुंच रही है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर करना है ये आपको पता होना चाहिए। ये पेपर 2 की बात कर रहा हूं मैं, पेपर 2 के पार्ट 1 की बात कर रहा हूं अभी। फिर आता है आपका जो भी है डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है, उसमें कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि प्रक्रिया है डेवलपमेंट की। तो उसमें कुछ आते हैं एनजीओज, कुछ आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो एनजीओ को क्या कहा जाता है, एनजीओ बेसिकली गवर्नमेंट और कम्युनिटी के बीच में ब्रिज की तरह काम करती है। तो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लागू की, तो उससे किन लोगों को समस्या हो रही है ना, तो उनकी आवाज उठाने के लिए होता है एनजीओ। तो एनजीओ गवर्नमेंट तक कम्युनिटी की बात पहुंचाता है। तो अब एनजीओ उसका गलत फायदा भी उठाता है कई बार कि विरोध करना है ना, नर्मदा में डैम बनेगा उसका विरोध करना है, तो कम्युनिटी कुछ लोग विरोध करेंगे, ऑब्वियस बात है, जिसको समस्या होगी वो विरोध करेगा ही। अब वो एनजीओज, कुछ एनजीओज हैं जो फॉरेन फंडेड होते हैं, फॉरेन फंडेड होंगे तो वो डेवलपमेंट में हमेशा ही विरोध, यानी कि डेवलपमेंट का विरोध करेंगे, क्योंकि अगर हमारे यहां डेवलपमेंट होगा तो प्रॉब्लम किसको होगी, चाइना को होगी, यूएस को होगी। तो एनजीओज को फॉरेन फंडिंग मिलती है, जिससे कि वो एनजीओ एंटी डेवलपमेंट एक रिजीम चलाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि असल में एनजीओ का क्या काम है और एनजीओ इसका क्या गलत फायदा उठाती है, या जो भी है, कई एनजीओ हैं, लाखों एनजीओ होंगे, तो ये भी पता होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे बड़ी चीज है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये आपके जो भी रूरल वुमेन्स होती हैं उनको जो है कुछ ना कुछ उनसे काम लेती है और उनको मदद पहुंचाती है इकोनॉमिकली। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कब लागू हुआ, कब आया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स कौन है, गवर्नमेंट बॉडीज कौन कौन सी हैं, सेंट्रल में, स्टेट में, नीति आयोग, सेक्टर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज, जो कुछ भी है वो आपको अलग से देख लेना चाहिए कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है और उस प्रोसेस में कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कौन कौन उसके पार्ट है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये आपका, हाँ, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जैसे कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, फिर ई पंचायत, उमंग ऐप, फिर डिलीवरी मॉडल्स इंक्लूड गवर्नमेंट टू कम्युनिटी, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन कैसे होता है, ये क्वेश्चन आते हैं, G2C, G2B, G2G क्या है। तो ये सारी चीजें आप एक बार खुद से पढ़ना है। मैं बता रहा हूं, होगा क्या कि सर कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया, आप ऐसा बोलेंगे, नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता है, खुद से पढ़ना है, ठीक है। बार बार मैं इसी बात को बोल रहा हूं, खुद से करना है। फिर डिजिटल डिवाइड, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या क्या है, फिर आधार लिंक, डीबीटी स्कीम्स, उसमें लीकेज कैसे खत्म हुआ, डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होने लगा तो उससे लीकेज खत्म हुआ, मतलब पैसे का, कहते हैं ना पहले कि 100 रुपए भेजते थे 1 रुपया आता था, बट अब ऐसा कहते हैं, नहीं कहते हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट बैंक में आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उससे जो भी सब्सिडी है वो डायरेक्ट आपके बैंक में आएगी। तो ये सारी चीजें आपकी ई गवर्नेंस के कारण ही जो है पूरी हो पाई।
फिर सिटीजन चार्टर एक्ट क्या है, आरटीआई एक्ट क्या है, फिर लोकपाल क्या है, लोकायुक्त क्या है, ये सब अलग से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे।